विगत कक्षाओं में हम भारतीय उदारवादी नेताओं की चर्चा कर चुके हैं। आज हम गोखले और उदारवाद की चर्चा करेंगे। गोखले के राजनीतिक विचारों में 19वीं सदी के उदारवादी विचारों की स्पष्ट छाप हमें देखने को मिलती है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया और जनजीवन को उदारवाद की ओर आकर्षित किया। यह उनका बहुत बड़ा योगदान था। गोखले अपने गुरु महादेव गोविंद रानडे की भांति यह मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन विधाता की इच्छानुसार हुआ है और वह भारतीयों की भलाई के लिए स्थापित किया गया है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वायत्तता की ओर प्रवृत्त करेगा और कालांतर में भारतीय स्वयं अपना प्रशासन चलाने योग्य हो जाएंगे। उदारवादी विचारधारा के कारण ही उन्होंने भारत में संविधानवाद का सहारा लिया। उनका मानना था कि भारत संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर अपनी राजनीतिक प्रगति कर रहा है। उनके विचारों में अंग्रेज भारत की सत्ता को नैतिक न्यास के रूप में रखते हैं। गोखले क्रमिक विकास के समर्थक थे, इसीलिए वे चाहते थे कि भारत अपनी प्रगति के प्रत्येक चरण में सोच समझकर आगे रखे। इसका एक कारण भी था कि वे इस तथ्य से परिचित थे कि अंग्रेज जितना आसानी व शीघ्रता से भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाले नहीं हैं। वे यथार्थवादी व व्यवहारवादी राजनीतिक के थे, इसीलिए उन्होंने वही किया जो तत्कालीन परिस्थितियों में संभव था। यथार्थवाद उदारवाद। फिरोज शाह मेहता व सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भांति गोखले का उदारवाद यथार्थ था। वे संवैधानिक आंदोलन द्वारा देश को अनुकूल बनाने में परिवर्तन लाने में चाहते थे और इसीलिए एक और प्रार्थना, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल भेजने, बातचीत करने और शासन की रचनात्मक आलोचना का मार्ग अपना रहे थे। वहीं दूसरी ओर वे आंदोलन व हिंसात्मक विद्रोह का विरोध भी कर रहे थे। वे अंग्रेजों का भय दिखाकर कोई राजनीतिक सुधार कराना नहीं चाहते थे। उन्होंने उदारवाद का उद्देश्य नैतिक अनुनय विनय से किया। वे शासन से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के कार्य को अस्वीकार करते थे। इसीलिए गोखले द्वारा बहिष्कार की नीति अपनाई गई। गोखले बहिष्कार की नीति के भी विरोधी थे। ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद कर देश की उन्नति का मार्ग निर्मित करना उन्हें एक दुष्कर कार्य लगा। उनकी धारणा थी कि आर्थिक बहिष्कार की नीति द्वारा विदेशी राजनीतिक नियंत्रण की मात्रा में कमी नहीं आ सकती। इस प्रकार उनका कहना था कि स्कूल व कॉलेजों के बहिष्कार करने से राष्ट्रीय शिक्षा की गति ही शिथिल पड़ेगी। सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के संबंध में उनका कहना था कि नौकरियों का बहिष्कार तभी सफल हो सकता है जबकि सरकारी काम के लिए एक भी व्यक्ति अपने आप को उपस्थित ना करे। विधान परिषदों व स्थानीय संस्थाओं में त्यागपत्र देकर बहिष्कार करने के जो मार्ग था उसको भी उन्होंने अनुचित बताया। गोखले की ब्रिटिश शासन में निष्ठा। गोखले भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। उनकी ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्ति ही देशभक्ति का पर्यायवाची बन गई। वे ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान इसलिए नहीं थे कि वह एक विदेशी शासन है, वरन इसलिए कि वह सुव्यवस्थित शासन था। स्पष्ट है कि वे अराजकता
व अव्यवस्था के विरोधी थे। वे ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जनमत तथा भारत के अंग्रेजी शासन को भारत के विकास में सहयोगी मानते थे। इसीलिए वे शासन के विरुद्ध षड्यंत्र अथवा असहयोग प्रदर्शित कर ब्रिटिश शासन को तनिक भी विकृत या दुर्बल बनाने के पक्ष में नहीं थे। गोखले व ब्रिटिश उदारवाद। गोखले का ब्रिटिश उदारवाद में अत्यधिक विश्वास था। वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता, निष्पक्षता और सदाचारता में पूर्ण विश्वास रखते थे। दादाभाई नौरोजी की भांति उन्हें भी विश्वास था कि ब्रिटिश राजनीति का अंतःकरण एक दिन अवश्य भारत के साथ न्याय करेगा। वे भारत के प्रति काफ़ी आशान्वित थे। ब्रिटिश शासन के पक्षधर होते हुए भी भारतीय समस्याओं को वे कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गोखले की अंग्रेजी राज्य के प्रति निष्ठा का यह तात्पर्य कदापि नहीं था कि वे भारतीय राष्ट्रीय गौरव और सम्मान को किसी प्रकार की आघात पहुंचने दें। उन्हें भारत की महानता तथा उसके उज्ज्वल भविष्य पर उतना ही गर्व था जितना किसी अन्य राष्ट्रीय नेता को होता। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन के पक्षधर होते हुए भी वे राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि रखते थे। इसके साथ ही गोखले केंद्रीकरण के भी विरोधी के रूप में थे। गोखले सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। वे ग्राम पंचायत, जिला परिषदों तथा विधान परिषदों के गठन पर जोर देकर देश का हित करना चाहते थे। उनका कहना था कि भारतीयों को अधिकार तभी मिल सकते हैं जबकि ब्रिटिश सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए। इसीलिए उनका भी ये मानना भी था कि केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणाम जनता के कष्टों को बढ़ाएगा और प्रांतीय स्वायत्तता को गोखले विकेंद्रीकरण का ही अंग मानते थे। इसीलिए गोखले को हम सच्चा उदारवादी नेता स्वीकार करें तो न्यायसंगत ही होगा, क्योंकि उनकी ब्रिटिश राजभक्ति उस समय की आवश्यकता थी। वे अपने जीवन में निरंतर भारत की प्रशासनिक ब्रिटिश सरकार पर भी वे निरंतर भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए दबाव डाल रहे थे। अपनी आत्मा का आभास मृत्यु के समय अपने साथियों से व्यक्त करते हुए उन्होंने इन शब्दों में कहा कि मेरी जीवन कथा लिखने या मूर्ति स्थापित करने में अपने अपने समय का अपव्यय न करना, बल्कि अपनी संपूर्ण आत्मा को भारत की सेवा में लगा देना, ताकि आपकी गणना भारत के सच्चे निष्ठावान सेवकों में हो सके। गोखले भारत का रत्न और महाराष्ट्र के सपूत थे और वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अग्रणी थे। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन की ओर प्रेरित किया गया।